गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी गुड मॉर्निंग। लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी जल्दी आप लोग ऑनलाइन लाइव आ जाइए। लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए आप लोग। हर्ष शर्मा, हेलो सर। हेलो बेटा, चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए इसको। गुड मॉर्निंग हर्ष शर्मा, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको आज कंप्लीट करा दिया जाए, इसके बाद नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो कल कहां तक हुआ था? कल 87 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। 87 क्वेश्चन तक कल कंप्लीट करा दिए थे। इसके आगे आप लोग को करना है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, जिसको मैंने कल की क्लास में कंप्लीट करा दिया था। बबीता कुमारी, गुड मॉर्निंग। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 88 से। क्वेश्चन नंबर 88 से आगे चलना है हम लोग को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है हमारा कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा होता है? एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा होता है? तो जिन्होंने भी कल का क्लास किया होगा उनको ये पता होगा कि अगर हमको एल्कीन पहचानना है तो उसका फार्मूला क्या बताए थे कल की क्लास में? CnH2n+2। ये किसका फार्मूला होता है आपका? ये होता है आपका एल्केन का फार्मूला। एल्केन, अगर किसी को भी एल्केन पहचानना है कि वो एल्केन है तो इस फार्मूला पर चेक कीजिए। अगर फार्मूला पर आपका ये बैठता है तो क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। CnH2n+2। अगर एल्कीन की जांच करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है CnH2n। किसके लिए होता है? एल्कीन के लिए। इसके लिए एल्कीन के लिए CnH2n एल्कीन के लिए होता है। और अगर आपको चेक करना है कि ये एल्काइन है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये बात मैंने कल की क्लास में भी बताया था और आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n, और इसको बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड, और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? साहिल मलिक, गुड मॉर्निंग। बबीता रे ऑप्शन बी बोल रही है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा होगा? इनका कहना है ऑप्शन बी। क्या एथेन? एथेन एल्कीन सदस्य होगा? ध्यान देखिए, एथेन, एथेन के लास्ट में लगा हुआ है एन। एन का मतलब हो गया एल्केन, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग है, ठीक है। जहां पर इन लगा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेथेन में भी आपका एन लगा हुआ है, ये भी आपका गलत है। और इसमें देखिए एसिटिलीन, लास्ट में इन लगा हुआ है, और ये बच गया आपका एथिलीन, लास्ट में भी इन लगा हुआ है। लेकिन अब चेक करते हैं कि कौन से फार्मूला पर ये बैठता है, तब जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें, किस वाले फॉर्मूले में? इस वाले फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं, इस वाले फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू कितना रख दिए? 2 रख दिए, तो ये क्या बन जाएगा? C2 और H2n। 2n का मतलब हुआ n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। तो C2H4, और C2H4 किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है आपका एथिलीन का। किसका फार्मूला होता है आपका? एथिलीन बोलते हैं C2H4। इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है। जो कार्बन होता है, कार्बन से किस तरह से अटैच होता है? डबल बॉन्ड से।
और 2 हाइड्रोजन इसको क्या करते हैं, इसकी संयोजकता को कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया आपका एथिलीन का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C, 4 हाइड्रोजन उससे अटैच होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो सवाल कह रहा है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 89, 89 नंबर प्रश्न कह रहा है 89, 89 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणु सूत्र क्या होगा? त्रिबंध, अभी मैंने बताया अगर सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया तो क्या बना देगा आपका? एल्केन बना देगा। एकल बंध आ गया तो बना दिया एल्केन। द्विबंध आ गया यानी डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बना देगा आपका? एल्कीन। क्या बना देगा आपका? एल्कीन। और अगर यही आपका क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, त्रिबंध आ गया, तो ये क्या बना देगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। त्रिकबंध, तो इसको क्या बोल देंगे? एल्काइन। क्या बोल देंगे इसको? एल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड आया तो एल्केन, डबल बॉन्ड आया तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो एल्काइन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसमें पूछ रहा है त्रिबंध, त्रिबंध को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? एल्काइन में होता है। और जस्ट अभी बताया था कि एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2 किसका फॉर्मूला हो गया आपका? एल्काइन का। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा मैच कर रहा है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, CnH2n-2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? एल्काइन का। बबीता कुमारी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका, बिल्कुल सही उत्तर। बबीता कुमारी बिल्कुल सही उत्तर आपका, ऑप्शन डी CnH2n-2। ये इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र होता है किसका? त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बबीता कुमारी आपका बिल्कुल सही उत्तर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90। अब ध्यान से देखिए, कल की क्लास में मैंने बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी आप किसी एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो अभिक्रिया बनेगी वो क्या कहलाएगी? आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें आपका लवण बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। लवण और जल बनता है, वो क्या कहलाता है? आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90। देखिए, अम्ल की क्रिया क्षार से कराइए या क्षार की क्रिया अम्ल से कराइए, बात एक ही है। ठीक है, और जब भी इनका रिएक्शन होगा वो क्या बनाएंगे? आपका लवण और जल बनाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार क्या बनाएंगे आपका? ये बनाएंगे आपका लवण, लवण और जल बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। अम्ल की क्रिया अगर आप क्षार से कराते हैं तो ये क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अब क्या क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बबीता कुमारी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन बताएगा? प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है आपका कि जो फिटकरी होती है, फिटकरी, इसका अणु सूत्र क्या होता है? फिटकरी का अणु सूत्र क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये होता है फिटकरी। फिटकरी को इंग्लिश में बोलते हैं एलम। एलम का फॉर्मूला क्या होता है? फिटकरी का अणु सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है कि आप फिटकरी का अणु सूत्र बताइए। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, फिटकरी का अणु सूत्र बताइए। किसी भी एग्जाम में प्रश्नों का जो स्तर होता है वो आसान से लेकर कठिन तक होता है। आसान से कठिन, इन्हीं के बीच में वेरी करता है। आसान से कठिन के बीच में वेरी करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रश्न आपको आसान भी मिलेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो काफी कठिन होंगे। ठीक है, तो ये आसान प्रश्नों की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू लास्ट में देखिएगा 24H2O लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 24H2O। तो ये जो फार्मूला आपका बनेगा वो किसका फार्मूला होता है? फिटकरी का, और फिटकरी को इंग्लिश में बोलते हैं एलम। खुशबू राव गुड मॉर्निंग, लेट हो गई आप। खुशबू राव गुड मॉर्निंग। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका भी राइट उत्तर है। प्रश्न संख्या 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, आगे चले। प्रश्न संख्या आ गया आपका 92 नंबर का प्रश्न। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है, विकास गुड मॉर्निंग। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है आपका, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 92 है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कितना दिया हुआ है? इतना मोल लीटर दिया हुआ है। इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? पीएच की वैल्यू पूछ दिया है हमें, पीएच की वैल्यू हमको पूछ दिया है। तो पीएच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए हाइड्रोक्साइड आयन आपका कहाँ पाया जाता है? H2O। H2O को जब आप तोड़ेंगे तो ये बनेगा H+ आयन और दूसरा बनेगा OH- आयन। ये जो OH- आयन है ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन कहलाता है। ठीक है, और H+ आयन आपका क्या कहलाता है? हाइड्रोजन आयन कहलाता है। तो जल के दो संगठन होते हैं, H+ और OH-। अब जो आपका जो ये OH- है, OH- इसका सांद्रण हमको कितना दिया हुआ है? 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर, ये हमको इसका सांद्रण दिया हुआ है। तो हम लोग पीएच में लिखते हैं, पीएच में ब्रैकेट लगाते हैं, इस तरीके से लिखते हैं H+ और OH-। H+ और OH- सांद्रता को दर्शाता है, बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को दर्शाता है। और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसकी टोटल वैल्यू दी है 1 × 10 के पावर 1 × 10 के पावर 1 × 10 के पावर -12 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 1 × 10 के पावर -12 वैल्यू दी हुई है इसका, सॉरी OH का दिया हुआ है। और ओवरऑल वैल्यू कितना होता है? 1 × 10 के पावर -14 होता है। और OH की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? H+ इंटू OH की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 1 × 10 के पावर -12 दिया हुआ है। और इधर हो गया आपका 1 × 10 के पावर -14। अब इसको आप हर में लेकर जाइए तो H+ का वैल्यू कितना निकल के आएगा? H+ का वैल्यू आएगा 10 के पावर -14 बटा 10 के पावर -12। अब आपका मैथ में एक रूल होता है कि अगर हर जो है अंश में जाएगा तो उसके जो पावर है ऊपर जाकर उसका चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो 10 के पावर -14 पहले से है और नीचे से -12 ऊपर जाएगा तो +12। तो ओवरऑल बचेगा आपका 10 के पावर -2। ये सांद्रता किसकी निकल आई है? हाइड्रोजन आयन
H+ की सांद्रता निकल कर आई है। ठीक है, तो इस विलेन का पीएच क्या होता है? पीएच किस पर डिपेंड करता है? पीएच आपका हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो पीएच होता है -log इंटू हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता, और हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता हमने निकाला है 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 निकाला है। तो पीएच का क्या आ जाएगा? पीएच माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता कितनी है? 10 के पावर -2, और ये जब इधर आएगा तो पीएच की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू -1 पहले से है, और log 1, और log 1 की वैल्यू कितना होता है? log 10 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस प्लस 2, तो पीएच कितना निकल कर आएगा? +2। इसका पीएच की वैल्यू निकल कर आएगी +2, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जुनेद आलम, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं। जुनेद आलम, जल्दी जल्दी सब लोग लाइक कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए फिर से मैं बता रहा हूं इसमें क्या होता है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न लिखा हुआ है, एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता 1 × 10 के पावर -12 मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। इस विलेन का पीएच मान क्या होगा? पीएच निकालने के लिए हम लोग को चाहिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, क्योंकि जो पीएच का वैल्यू होता है, पीएच का जो वैल्यू होता है वो होता है -log इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। लेकिन इस प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है? हमको हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता दिया हुआ है, OH- का सांद्रता दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे? पहले H+ का निकालेंगे, तब तो पीएच की वैल्यू आएगी। तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर आप जल के अणुओं को अगर तोड़ें तो किस में टूटते हैं? H+ में टूटते हैं और OH- में टूटते हैं। H+ और OH- को अगर आप मोलर सांद्रता में लिखेंगे तो टोटल वैल्यू होता है 1 × 10 के पावर -14। ये आपका पीएच के चैप्टर में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1 × 10 के पावर -14, क्योंकि पीएच स्केल पर आपका 14 पॉइंट बना होता है। ठीक, उसके बाद H+ की वैल्यू चाहिए, OH- की वैल्यू पहले से दिया हुआ है 1 × 10 के पावर -12, और ओवरऑल होता है 1 × 10 के पावर -14, और H+ की वैल्यू निकालेंगे तो इसका बटा नीचे चला जाएगा, बटा में आ जाएगा। ठीक, अब घातांक का रूल होता है कि अगर नीचे भी कोई पावर में है तो जब वो ऊपर जाता है, बेस सेम होना चाहिए, जब वो ऊपर जाएगा तो जो उसका घात है वो आपका नीचे वाला का साइन उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ -12 है तो ऊपर जाएगा घात में +12 हो जाएगा, और दोनों जुड़ जाएगा चिन्ह सहित, तो -14 और -12। ठीक, ओवरऑल हो जाएगा 10 के पावर -2, और ये जो 10 के पावर -2 है ये आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। अब यही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को इस वाले फॉर्मूला में रखते हैं, pH = -log हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। तो pH का वैल्यू हो जाएगा, pH का वैल्यू क्या हो जाएगा? -log 10 के पावर -2, और log का रूल होता है जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, और माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस, और 2 की वैल्यू पहले से है तो +2, और log 10 की वैल्यू कितना होता है? 1 से गुणा होगा तो 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, खुशबू राव, बिल्कुल सही उत्तर आपका +2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, +2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न संख्या 93 93। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 93। प्रश्न संख्या 93, निम्न में से प्रबलतम क्षार क्या होता है? प्रश्न संख्या 93 कह रहा है कि जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो क्षार है
वो क्या है, प्रबल क्षार होता है। देखिए सोडियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रबल क्षार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये जल में आपका इजीली घुल जाते हैं, तेजी से घुल जाते हैं, और क्या बनाते हैं आपका, ये बनाते हैं प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार बनाते हैं। ठीक है आपका, तो ये क्या होते हैं, निम्न में से प्रबल क्षार होंगे NaOH, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खुशबू राव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94, प्रश्न संख्या आपका 94, प्रश्न संख्या आपका हो गया 94, 94। किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं? प्रश्न है आपका, किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या क्या होता है? कौन बताएगा? खुशबू राव बताइए, किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी 94। देखिए अगर जब आप अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे तो ये क्या होता है, अम्ल को आप जब भी जलीय विलयन में घोल देंगे, जलीय में घोल देंगे, जलीय विलयन, अम्ल का जब भी आप जलीय विलयन बनाएंगे तो ये क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+। इसका नाम होता है आपका हाइड्रोनियम आयन। H3O+ का क्या नाम होता है, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन को बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H3O+, H3O+। खुशबू राव बिल्कुल सही उत्तर आपका। खुशबू राव बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए H3O+ हाइड्रोनियम आयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 94 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 95, 95 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 95 नंबर का प्रश्न कह रहा है, और ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। 95, 95 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि A, B, C और D विलयनों के pH मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है। इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिए हैं आपको, A, B और C और D। इसमें क्या दिया हुआ है, pH वैल्यू दिया हुआ है, A का दिया हुआ है 11, B का 9.5, C का 3.5 और D का दिया हुआ है 6.5। ये आपका 6.5। तो इसका क्या होगा, pH वैल्यू क्या होगा, 11, 1.1, सॉरी ये दिया हुआ है 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5। इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा होगा? तो एक बात ध्यान दीजिए, जिसकी pH वैल्यू ज्यादा होती है, pH वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपका जो उसका क्षारीयता है, क्षारीयता का मान भी आपका बढ़ेगा। क्षारीयता यानी कि बेसिसिटी की वैल्यू भी आपका ज्यादा होगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसलिए आप ऑप्शन में ध्यान से देखिए, ऑप्शन में ध्यान से देखिए किसका ज्यादा है। खुशबू राव आप बोल रहे हैं 11, तो इसका वैल्यू ज्यादा है, तो 11 वाला किसका है, A का, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, A का ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? खुशबू राव समझ में आया आपको? प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 इसका सही उत्तर होगा। चलिए ये होता है आपका कंप्लीट। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अगला प्रश्नों का सीरीज, अगला प्रश्नों का सीरीज बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ।
इतने में किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ पूरा कुछ पूछना हो आपको बताइए, आगे चले, आगे चले। नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, अगले अगले वीडियो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला वीडियो सेशन शुरू होता है हमारा, अगले प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। अगले प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। चलिए चलिए रसायन विज्ञान की अगली सीरीज है हमारी, अगले प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें पहला प्रश्न आपका पहला प्रश्न है 75 नंबर पर, कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है थोरियम 90 जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 254 से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ है, से बीटा कण उत्सर्जित होने पर जो पदार्थ प्राप्त होगा उसका क्या नाम होगा? रुक जाइए, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 75, प्रश्न संख्या 75 अब दिखाई दे रहा है आप लोग को? प्रश्न संख्या 75, प्रश्न संख्या 75 कह रहा है थोरियम 90 जिसका परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 254 से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ होगा। ठीक है, गुलशन खान, सॉरी गुशिया खान, बी होगा। ठीक है, कैसे निकालें इसको आप लोग, कैसे निकालें आप लोग? देखिए मैंने आप लोग को इसके पहले वीडियो में बताया था कि अगर अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण जब भी निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में आपका 4 की कमी हो जाता है। लेकिन जब आपका बीटा कण निकलता है, बीटा पार्टिकल निकलता है, तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परमाणु क्रमांक में आपका 1 की वृद्धि हो जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जब भी अगर आपका अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो 2 चीज होगा, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी। ठीक है, लेकिन जब भी आपका बीटा कण उत्सर्जित होगा, बीटा कण उत्सर्जित होगा तब क्या होगा, बीटा कण निकलेगा तो क्या होगा, बस आपका केवल और केवल बीटा कण निकलने पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपका बीटा कण निकलेगा परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। देखिए यहाँ पर थोरियम 90 है, इसमें से एक बार बीटा कण निकालेंगे तो 90 का क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक में 1 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 91, तो ये बनेगा आपका पैलेडियम 91 और परमाणु क्रमांक, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 234 नहीं होगा, 254 होगा, 254। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैलेडियम 91 परमाणु भार 254। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76, प्रश्न संख्या 76, प्रश्न संख्या 76 कह रहा है
76 प्रश्न कह रहा है कि H2PO4 H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस का संयुगी अम्ल होगा। संयुग्मी अम्ल क्या होगा? संयुग्मी अम्ल क्या होगा? ये सवाल है हमारा कि H2PO4 का संयुग्मी अम्ल क्या होगा। ठीक है, H2PO4 का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, यानी कि H2PO4 माइनस किससे मिलकर बना हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो आपका H2PO4 माइनस है ये किससे मिलकर बना हुआ है आपका? ये ऑप्शन में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, H3PO4 होगा। ठीक है, H3PO4। तो आपका H2PO4 किससे मिलकर बना हुआ है? H3PO4। इसको जब आप जल में घोलेंगे या तो इसके अणु कितने भाग में टूट जाएंगे? 2 भाग में। एक बनेगा आपका H+, ठीक है, और दूसरा बनेगा H2PO4 माइनस। H2PO4 माइनस, PO4 माइनस 2 बनेगा, H+ बनेगा और H2PO4 माइनस बनेगा। ठीक है, H3PO4 में H+ और H2PO4 माइनस बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये इसका संयुग्मी अम्ल होगा। संयुग्मी अम्ल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि फिनोल्फथैलीन है क्या? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। तो फिनोल्फथैलीन क्या होता है? फिनोल्फथैलीन एक दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है। फिनोल्फथैलीन क्या करता है? फिनोल्फथैलीन का फार्मूला होता है C20H14O4। ये फार्मूला होता है आपका फिनोल्फथैलीन का। ये फार्मूला किसका होता है? फिनोल्फथैलीन का फार्मूला होता है। और फिनोल्फथैलीन आपका एक दुर्बल अम्ल होता है। फिनोल्फथैलीन को हम लोग डाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, रंजक। फिनोल्फथैलीन को हम लोग रंजक के रूप में, डाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिनोल्फथैलीन है एक C20H14O4 और ये एक रंजक डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है फॉस्फोरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है H3PO4 का अणु भार 98 है और क्षारकता 3 दी हुई है। इसका तुल्यांकी भार क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? अणु भार बटा इसकी क्षारकता। तो अणु भार तो हमको पहले से दिया हुआ है, निकालना है नहीं। अणु भार की संख्या कितनी दी हुई है? 98 दिया हुआ है और क्षारकता कितनी दी हुई है? क्षारकता 3 दिया हुआ है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98/3। 98/3 इसका राइट आंसर
हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अणु भार बटा क्षारकता, और अणु भार की संख्या कितनी दी हुई है? 98, और क्षारकता कितनी दी हुई है? 3। तो 98 बटा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या है 79। प्रश्न संख्या है हमारा 79। 79 नंबर प्रश्न है, किसी गैस की विसरण की गति क्या होगी? किसी गैस की विसरण की गति क्या होगी? ठीक है, तो किसी गैस की विसरण की गति किस बात पर डिपेंड करता है? देखिए, विसरण की गति को डिनोट करते हैं आर से, और आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। m क्या होता है? आपका अणु भार होता है। ठीक है, तो विसरण की गति किस पर डिपेंड करता है? जो है अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन में जब भी पढ़ेंगे आप, तो इसका ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसके अणु भार के वर्गमूल के, इसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, अणु भार m का वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? गैसों की विसरण गति। समझ में आया? गैसों की विसरण गति इसके अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्गमूल के। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 80 कह रहा है, प्रश्न संख्या 80 कह रहा है, ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सपोज दैट कोई आपका ये परमाणु है, इस परमाणु के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इस परमाणु का मैंने ताप बढ़ा दिया तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? एनर्जी गेन कर लेगा। जब एनर्जी गेन कर लेगा तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, और जब कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा तो आयनन, यानी कि आयनन हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। ठीक है, चार्ज बना लिया। तो ये क्या होता है? जब भी आप किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो उसके अणुओं की संख्या के मध्य जो है एनर्जी बढ़ जाएगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो आयनन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। आज समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81, 81 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 10.6 ग्राम 10.6 ग्राम पर मिलीलीटर, 10.6 ग्राम प्रति 500 ml Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के विलेन की मोलरता क्या होगी? सबसे पहले बात करते हैं मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? भार बटा अणु भार। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? भार बटा अणु भार। भार बटा अणु भार, और टोटल का बटा होता है आयतन लीटर में। टोटल का बटा आयतन लीटर में। आयतन ब्रैकेट में क्या होता है? लीटर में। आयतन लीटर में। तो भार बटा अणु भार ये आपका एक साथ हो जाएगा, और आयतन लीटर में हो जाएगा। तो भार कितना दिया हुआ है? तो भार दिया हुआ है हमको 10.6 ग्राम, और इसका अणु भार कितना हो जाएगा? Na2CO3 का अणु भार कितना हो जाएगा? जोड़िए, Na2CO3 का अणु भार कितना हो जाएगा?
तो ये ओवरऑल निकल कर आएगा हमारा 106, टोटल निकल कर आएगा आपका 106। तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा 106, और टोटल का बटा आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है हमको 500 मिलीलीटर में दिया हुआ है, लेकिन इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका लीटर में, चेंज हो जाएगा आपका किसमें, लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इसी को सॉल्व करना है 10.6 बटा 106 मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपका 1000 बटा 500। तो 500 का 1000 से कटेगा 2 बार में जाएगा, और ये आपका कटेगा ये 10 बार में जाएगा, ये 2 5 10, तो यानी वैल्यू हो जाएगी 1/5, और 1/5 भाग करेंगे तो 0.2 मोलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 मोलर। क्या आंसर हो जाएगा इसका 0.2 मोलर। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, 0.2 मोलर। मोलरता होती है भार बटा अणु भार, भार कितना दिया हुआ है 10.6 और अणु भार कितना निकाले हैं 106। ठीक, ओवरऑल हमको जो आयतन दिया हुआ है ml में दिया है 500 ml यानी आधा लीटर दिया हुआ है, इसको कंप्लीट 1 लीटर में बदलेंगे तो 500 का अगर 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका ये हो जाता है क्या, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आंसर आएगा 0.2 m, m का मतलब होता है मोलर, 0.2 मोलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सरकारी कॉलेज का कोई लिमिट नहीं है कितना नंबर मिलेगा, लेकिन आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हर सेक्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, तीनों सेक्शन जब कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तब जाकर आपका एक अच्छा रैंक आएगा और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आपको बता देंगे कट ऑफ, थोड़ा सा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कितना पर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको एनालिसिस कर लेंगे फिर बता देंगे आपको कल की क्लास में, अगली क्लास में। ठीक है, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिए। आगे चलें, ये समझ में आया आप लोगों को? लाइव जो है हमारा सेशन चलता है 8 बजे से 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक, थोड़ा 10-15 मिनट लेट होता है, लेकिन अगर आप लोग इसको बेल आइकॉन में रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो गया 0.2 मोलर, 0.2 मोलर, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 0.2 m लिखा हुआ है यहाँ पर, 0.2 m, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 82, प्रश्न संख्या है हमारा 82, और जो प्रश्न संख्या जो 82 है, प्रश्न संख्या 82 है, इसको जो हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इसके पहले मैंने जो बची हुई क्वेश्चन सीरीज थी उसको सॉल्व कराया, उसके बाद ये जो नई क्वेश्चन सीरीज है इसमें कम से कम आपका हो गया 4-5 सॉल्व हो गया है। ठीक, अब इसके बाद जो बचा है उसको अगली क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए बार बार। बिना रिवीजन करे एग्जाम में जब भी जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, बिना रिवाइज किए एग्जाम में अगर आप पहुंचेंगे तो कंफ्यूजन होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? केमिस्ट्री की लाइव क्लास होती है 8 बजे से 9 बजे तक। अगर लाइव ना पढ़ पाए तो ये वीडियो आपका उसी पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां आपको मिल जाएगा। सीरियल बाय सीरियल प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और एक और चैनल है पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल, एक पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल चैनल बनाया गया है आप लोगों के लिए, यूनिटेक। ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल चैनल बनाया गया है जिसका नाम है यूनिटेक गुरु। ठीक, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल में रखिएगा, तभी आप लोग को इस पर जो भी वीडियो अपलोड होंगी वो आप तक पहुंच पाएंगी।
ठीक है, तो बाकी की जो बातें हैं अगली क्लास में होंगी, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।